सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आज इस महामारी के चलते पुनः एक बार आपको इस व्यवस्था के तहत जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि जो थोड़ा सा तीसरे पाठ भूमंडलीकृत विश्व का बनना में शेष रह गया है, उसको अब इसी माध्यम से पूरा कर दिया जाए, क्योंकि विद्यालय पता नहीं कब तक खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसलिए इस पाठ्यक्रम को पूरा करके फिर दूसरे मानचित्र के कार्यक्रम पर चला जाएगा, इस बात की हम आशा करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को प्रोजेक्ट का कार्य लिखने के लिए दे दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लिख भी लिए होंगे, कुछ लोग बाकी होंगे तो लोग जल्द से जल्द लिख लेंगे और लिखकर जैसा आपको सूचित किया जाएगा उस माध्यम से अपना चेक भी करा लेंगे। चूँकि हम लोग इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध क्या थे और किस तरह से जो ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष बचता था वह किस तरह से ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन देने या अन्य ब्याज का भुगतान करने में ब्रिटिश कंपनी इस रकम का उपयोग करती थी। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और यहीं पर जाकर ख़त्म हुआ था। तब तक विद्यालय बंद हो गया था, इसलिए आगे 1 या 2 पीरियड की और 3 पीरियड की रह गया था पाठ्यक्रम, जो पूरा नहीं हो पाया था। तो हमने सोचा है कि अब इसी माध्यम से इसको 1-2 छोटे 2-3 वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाए और ये पूरा हो जाए। आज बात करना है कि युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, कि जब दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध के रूप में त्रासदी झेली तो उसका दुनिया के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या उस समय विश्व एक दूसरे से जुड़ने में किन परिस्थितियों या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसके लिए जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को भी जानना होगा कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध था क्या। वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के हम अगर पूरी चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन संक्षिप्त चर्चा हम बता दें आपको कि अगर इसकी शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इस राष्ट्रवाद के उदय ने धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा और वह साम्राज्यवादी प्रथा का विस्तार होने लगा। इसी साम्राज्यवादी प्रथा के विस्तार ने निश्चित रूप से विश्व को इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया कि आपस में सभी यूरोपीय देशों के हित टकराने लगे और प्रथम विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसमें कई बाल्कन राज्य की समस्या थी, कई बहुत सी समस्याएं थी उस समय जो उसके कारण बने, लेकिन हम उस पर बृहद चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तत्कालिक कारण तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है सर्बिया के आतंकवादियों के द्वारा ड्यूक की हत्या हो जाने के कारण ये युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इसके लिए दोषी ठहराया और अभी सर्बिया उसका जवाब देता उससे पहले ही ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया सर्बिया पर और यह विश्व युद्ध शुरू हो गया। वैसे तो यह विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया।
यह ऐसा युद्ध था कि इससे पहले विश्व ने ऐसे भीषण युद्ध की कल्पना नहीं की थी और न ही देखा था, क्योंकि यह युद्ध दो धुरियों के बीच लड़ा गया, दो ध्रुवों के बीच लड़ा गया। एक ध्रुव में या एक तरफ मित्र राष्ट्र कहलाए, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसमें शामिल हुआ, और एक त्रिकूट अलायंस था जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, जर्मनी आदि देश सम्मिलित थे। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अगर कहा जाए तो उद्योग का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आधुनिक अस्त्र शस्त्र, गोले बारूद का प्रयोग, टैंक, हवाई जहाज, ये औद्योगिक विकास का ही देन थी। इसी के कारण इस युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर इन सब यंत्रों का प्रयोग हुआ। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि इस युद्ध में लगभग 90 लाख के करीब लोग मारे गए, 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी विभीषिका रही होगी इस युद्ध की, जिसको देखने या सुनने की कल्पना से ही मात्र शरीर में सिहरन उत्पन्न हो जाए। इतनी बड़ी भीषण ये युद्ध था। लेकिन ये युद्ध में वो अलग बात है कि ये युद्ध जब लड़ा गया तो प्रारंभिक दौर में जर्मनी हावी था फ्रांस पर, लेकिन बाद में जब संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हुआ तो कहीं ना कहीं जर्मनी की पराजय शुरुआत हुई, और बाद में जाकर जो है मित्र राष्ट्र विजयी हुए और मध्य शक्तियां पराजित हो गई। इस युद्ध का परिणाम तो ये रहा। लेकिन इस युद्ध में जो विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की तरफ हम ले जाना चाहते हैं कि क्या प्रभाव डालने की कोशिश की, उस पर हम विचार करना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि हवाई जहाज, मशीन गन, टैंक, रासायनिक हथियार आदि का प्रयोग हुआ तो निश्चित रूप से उत्पादन इनका हुआ होगा, और इस उत्पादन का बहुत सी लंबी आदान प्रदान हुए होंगे, बहुत बड़ा व्यापार हुआ होगा। तो यह तो विश्व की एक आर्थिक जगत में यह एक व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया, और इसमें बहुत से लोगों को इन हथियारों और इस युद्ध के परिणाम में मारे जाने या घायल होने का भी आपने संबंध सुना। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा प्रभाव था। दूसरा, इस युद्ध का प्रभाव जो पड़ा, इतने लोग मारे गए या अन्य देशों में पुरुष सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। भाई, जब पुरुष लड़ने चला गया तो घर की महिलाएं ही घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बची। इसलिए समाज में एक नया परिवर्तन आया कि महिलाएं घर से नौकरियों के लिए बाहर निकली या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर निकली। यह एक समाज में बड़ा परिवर्तन था। तो इस युद्ध का यह एक गहरा प्रभाव था, सामाजिक प्रभाव। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में एक ऐसा देश उभर कर सामने आया जो कभी ऋणग्राही होता था, यानी ऋण लेता था, लेकिन इस युद्ध में उसने ब्रिटेन को बड़ी रकम जो है कर्ज के रूप में दिया। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में ऋणग्राही नहीं, ऋणदाता बन गया। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन था यूरोपीय परिवेश में कि जो देश कभी ऋणदाता होते थे वे देश ऋणग्राही बन गए, और जो देश ऋणग्राही होता था वह ऋणदाता बन गया। बड़ा परिवर्तन। और अंतिम एक प्रभाव और बता दें जिससे विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो था उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। क्योंकि उस समय मध्य यूरोप में ही गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता था, और वहां से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किया जाता था। लेकिन युद्ध के दौरान उत्पादन भी घटा, और उस उत्पादन को मध्य यूरोप ने निर्यात करने के लिए बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में।
तो वहाँ के लोगों ने गेहूं उत्पादन पर जो है जोर दिया और वहाँ गेहूं उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया। इसलिए निश्चित रूपों से कि यह एक उत्पादन का नया दौर चालू हुआ। तो यह भी एक परिवर्तन देखने को मिला। तो हम पढ़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। आपको बता दें, चूंकि विश्व युद्ध जब होता है तो अपार जनधन की क्षति होती है, तो निश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था पर संकट छाता है। और इसी संकट की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से एक बड़ी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ उभर रहा था। उसका एक उदाहरण हम देते हैं, आपको तब समझ में आएगा। क्योंकि उसी समय हेनरी फोर्ड एक नाम है जिन्होंने कार के उत्पादन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जो है टेट्राइट में अपने नए कारखाने को असेंबली लाइन शुरू की कारों के लिए, क्योंकि मशीन से कार बननी थी। अब इसमें हुआ क्या कि उसमें मजदूरों को भी मशीन की भांति काम करना था। उसका और क्या प्रभाव पड़ा? उसका इसलिए अब जिन मजदूरों को रोजगार दिया जाता था उसमें उनको अधिक आय देना पड़ता था। यानी उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनका पारिश्रमिक था उसको बढ़ा कर देना था। इससे खर्च बढ़ने लगा। लेकिन इस खर्च को निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाकर जो है हेनरी फोर्ड ने पूरा किया। क्योंकि आपको बता दें कि 1919 में जब कार का उत्पादन 20 लाख था, 1929 आते आते प्रतिवर्ष 50 लाख उत्पादन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा था। और जब उत्पादन बढ़ रहा था इस आधुनिक सामानों का, चाहे उसमें मैंने एक कार आपको उदाहरण बताया, चाहे उसमें रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, रेडियो हो, टीवी हो, जैसे भी जितने भी ऐसे सामान थे, इनके जो पहले मूल्य होता था उन मूल्यों में गिरावट हो रही थी। गिरावट होने का कारण उत्पादन का बढ़ना था। और इसीलिए एक ऐसे आधुनिक क्षेत्र में अमेरिका पहुंचा या औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचा जिसके चलते निश्चित जो है विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन था कि वह अमेरिका जो कभी ऋणग्राही हुआ करता था वह जो है सबसे बड़ा विश्व का ऋणदाता बन गया। लेकिन इसी बीच ये बात आपने देख ली। इसी बीच आपको हम बता दें कि जो है विश्व में 1929 में विश्व महामंदी का दौर आया। विश्व महामंदी 1929 का वो समय था जब विश्व में महामंदी का दौर शुरू हुआ। और इस महामंदी से विश्व का कोई भी देश बच नहीं पाया। सब पर कम अधिक उसका प्रभाव पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों का तो हालत वो हो गया कि जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, इस महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? किन कारणों से महामंदी आई? पहला कारण ये था, चाहे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो निश्चित रूप से उत्पादन पूर्वी यूरोप में, मध्य यूरोप में भी बढ़ा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी बढ़ा निश्चित रूप से। अब इसके कारण खाद्यान्न वस्तुओं का मूल्य इतना गिर गया कि किसान बेहाल हो गया, उसकी लागत नहीं आ पा रही थी। तो एक कारण तो ये रहा कि अधिक उत्पादन कृषि क्षेत्र में। दूसरा कारण, इस युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यूरोप के देशों ने अमेरिका से बहुत बड़ी संख्या में कर्ज लिया और इसको बनाए रखने के लिए
और कर्ज वो चाहते थे। लेकिन जब महामंदी का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका भी इससे अछूता न रहा। अमेरिका पर जब प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया यूरोप के देशों को। तो जब कर्ज देना बंद किया तो वहाँ के बैंक धराशायी हो गए, मुद्रा का उन्मूलन हो गया, कितने बैंक जो है दिवालिया हो गए, उनके पास धनराशि की इतनी कमी कि वो लौटा न सके जमा। तो ये तो रहा यूरोप की स्थिति। क्या अमेरिका इससे बचा? अमेरिका भी नहीं बच पाया, क्योंकि अमेरिका में भी जब इस महामंदी हुई तो जिसको ऋण दिया था अमेरिका, उससे लेना चाहा, समय पर ऋण प्राप्त वापस नहीं हो पाया। तो जो अमेरिका के बैंकों में लोगों की पूंजी जमा थी, वे जब वापस निकालना चाहते थे तो उस समय अमेरिका भी अपनी बैंकिंग प्रणाली में असफल हो गया, क्योंकि लौटाने के लिए उसके पास भी पैसा उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया। इसलिए अमेरिका को अपनी इस व्यवस्था को संभालने के लिए आयात कर को दुगुना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके व्यापार पर उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसकी भी आर्थिक संकट छा ही गया, वह उससे निकल नहीं पाया। क्या भारत इस महामंदी से बच पाया? वैसे तो भारत आप जानते हैं कि उस औपनिवेशिक दौर में था, और इस औपनिवेशिक दौर में भारत भी नहीं बच पाया। निश्चित रूप से भारत में कृषि उत्पाद प्रमुख साधन था। कृषि उत्पादों का विश्व में क्या हाल था आप समझ जान ही रहे हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं था। इसलिए इस घाटे को पूरा करने के लिए भारत की बहुमूल्य धातु में सोने का प्रयोग किया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोने का निर्यात शुरू किया गया कि इस घाटे को पूरा किया जा सके। लेकिन उसका लाभ भारत चाहता तो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकता था, उसके पास अमूल्य निधि थी, लेकिन उसका लाभ ब्रिटिश अधिकारियों ने उठाया, जिससे भारतीय आम नागरिक या किसानों पर इस वैश्विक महामारी का बहुत गहरा असर पड़ा। क्योंकि उस ब्रिटेन ने भारतीय आम लोगों की चिंता नहीं की, अपने ही व्यवस्था को सुधारने में वह उन पैसों को खर्च कर डाला। इसीलिए आप जानते होंगे कि इसी महामारी के बाद भारत में गांधी जी ने जो करों का बोझ बढ़ रहा था लोगों पर, जिससे लोग देने में असहमत हो रहे थे या अपने को असमर्थ पा रहे थे, तो गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए शुरू किया था, यह भी एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का, क्योंकि उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत ये थी कि जिससे भारत भी अछूता नहीं था। अब हम आगे जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि इस युद्ध के बाद जो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, कैसे हुआ पुनः निर्माण हुआ अर्थव्यवस्था का, कैसे देशों की अर्थव्यवस्था पुनः आगे बढ़ी, कैसे जो है कौन कौन सी संस्थाएं, चाहे ये IMF हो चाहे विश्व बैंक हो, कैसे खड़े हुए और कैसे जाकर पुनः दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण या युद्ध के बाद का युग कैसा रहा। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपसे फिर एक बार कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट जल्द से जल्द लिख लीजिए, जिसको चेक किया जा सके, और चेक करने के बाद आपको, क्योंकि परीक्षा जानते भी हैं आप कि मार्च के लास्ट में होनी है, तो इसलिए उस हिसाब से तैयार रहा जाए। धन्यवाद।